लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बताइए कि कौन सा कॉन्सेप्ट किया था हमने। लास्ट का कॉन्सेप्ट बताइए, दिखाइए अभी। हाँ जी, लास्ट कॉन्सेप्ट बताइए। कॉन्सेप्ट आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है हम लोगों को, फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आज का हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? आज का हमारा कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन मैनी और मच। मैनी और मच में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, मैनी हमेशा अपने पीछे क्या लेगा? प्लूरल नाउन लेगा। क्या लेगा भाई? प्लूरल नाउन। और मच अपने पीछे क्या लेगा? मच अपने पीछे लेगा अनकाउंटेबल नाउन। क्या लेगा? अनकाउंटेबल नाउन। तो मच के पीछे हमेशा यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन और मैनी के पीछे यूज करेंगे हमेशा प्लूरल नाउन। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? चलिए एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो उसने कहा है कि मच मच हमेशा अपने पीछे क्या लेगा? अनकाउंटेबल नाउन। और मैनी के पीछे हमेशा क्या आ जाएगा? प्लूरल नाउन आ जाएगा। तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, यहां मच अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। अब एक चीज और देखना, हमने कहा कि भैया मैनी के पीछे प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन अगर इसी को एग्जामिनर ने ऐसे घुमा के दे दिया कि मैनी के पीछे आर्टिकल ए और एन लगा दिया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? ऐसी परिस्थिति में जैसी मैनी के पीछे ए और एन लगेगा तो ये नाउन हो जाएगा सिंगुलर और वर्ब भी हो जाएगी सिंगुलर। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है? क्योंकि मैनी आ का मतलब होता है एक के जैसे बहुत सारे। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, और मैनी आ का मतलब होता है एक, बहुत सारे। यानी कि जैसे मैंने कहा कि भाई रोहन के जैसे बहुत सारे लड़के, तो मतलब यहां पर फोकस एक पे चल रहा होगा। तो मैनी के बाद आर्टिकल अगर ए और एन आएगा तो नाउन हमारा रहेगा सिंगुलर, वर्ब भी रहेगी सिंगुलर। अगर मैनी है तो मैनी के बाद प्लूरल नाउन, तो ऑब्वियस सी बात है वर्ब भी कैसी रहेगी? हमारी प्लूरल वर्ब रहेगी। ठीक है जी, चलिए जैसे कि मान लो यहां पर एग्जांपल दिया उसने मैनी अ गर्ल। ठीक है, अब मैनी के बाद जैसी आ लगाया नाउन कैसा कर दिया उसने? सिंगुलर। वर्ब भी कैसी कर दी? सिंगुलर। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? मैनी और मैनी आ में डिफरेंस क्लियर हुआ? एग्जांपल, देयर इज ऑब्लिक आर मच ट्रैफिक इन दिल्ली दीज डेज। आजकल दिल्ली में बहुत ज्यादा क्या है? ट्रैफिक है। ट्रैफिक कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसीलिए मच के पीछे हमने क्या लगाया? अनकाउंटेबल नाउन लगाया। ठीक है जी, चलिए अब जैसे ही अनकाउंटेबल है तो इसके पीछे वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मेनी स्टूडेंट्स। अब मेनी स्टूडेंट्स यहां पर कैसा सब्जेक्ट हुआ? प्लूरल हुआ। प्लूरल हुआ तो हमारी वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। ठीक, तो ये था पहला कॉन्सेप्ट जो कि मेनी और मच में डिफरेंस देखा, और आपने मेनी और मेनी आ में भी डिफरेंस देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमें क्या सिखाना चाहता है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज के हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह रहे हैं। क्या है भाई आज का कॉन्सेप्ट? मॉडल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं बच्चे और मॉडल की कहानी समझ में नहीं आती, तो मैं एक पिक्चर मेथड से आपको सिखाता हूं कि ये मॉडल की कहानी है क्या। समझिए, जब भी कभी सेंटेंस में आपको मॉडल दिया हो तो मॉडल अपने आप में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। लेकिन ये बेस फॉर्म किस में आती है? एक्टिव वॉइस में। किस में आती है? एक्टिव वॉइस में आती है। अगर इसी का हमने पैसिव कर दिया तो यही कहानी पलट जाएगी। इसी कहानी को अब हम कैसे लिखेंगे कि आप एज इट इज यहां पर क्या लिखोगे? मॉडल लिखोगे। मॉडल के पीछे आपको बी लगाना पड़ेगा और वर्ब की क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो कई बच्चे ये कहते हैं कि भैया जब मॉडल आपने कहा था तो मॉडल के पीछे थर्ड फॉर्म क्यों लगाया? लेकिन वो ये नहीं देखते कि यहां पर बी भी लगा होता है, तो इसका मतलब ये पैसिव को इंडिकेट कर रहा है। अगर एक्टिव होगा तो वर्ब की बेस फॉर्म, और पैसिव होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसी को एक अगर छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक बहुत आसान से एग्जांपल से ले सकते हैं। जैसे मान लो आपने कहा यू वी मस्ट नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ जो है वो नहीं काटने चाहिए। अब अगर मैं कहूं कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए तो आप देखोगे कि इसका पैसिव किस तरीके से बनेगा। अपने माइंड में फटाफट बनाओ जल्दी से। सबसे पहले हम यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे तो ट्रीज एज इट इज रहेगा। ट्रीज मस्ट नॉट एज इट इज आ जाएगा, बी लग जाएगा मॉडल में। अच्छा अब मुझे बताओ, एक कॉन्सेप्ट मैंने एक दिन सिखाया था आपको कि कट की 3 फॉर्म क्या होती हैं। कट की मेरे भाई तीनों फॉर्म होती हैं, कट कट कट। तो अब यहां पर आप कटेड नहीं कर सकते, तो इसका उत्तर हो जाएगा कट। ठीक है, ट्रीज मस्ट नॉट बी कट। अब ये जो कट है ना, देखो यहां पर तो ये कट क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म है, और यहां पर जो ये कट है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बस इतना याद रखना इसको। ठीक है, इसी को अगर हम एक और एग्जांपल से समझे तो ऐसे समझ सकते हैं दैट आई कैन सॉल्व दिस पजल। मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूं। और अगर इसी को आप पैसिव बना रहे होंगे तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आप क्या ले रहे होंगे? दिस पजल। दिस पजल
मॉडल एज इट इज आ जाएगा, कैन बी लग जाएगा। अब ये जो सॉल्व है यहां पर वर्ब की बेस फॉर्म है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड हो जाएगा। दिस पजल कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, ये लग जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? दिस पजल कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, ये पजल मेरे द्वारा सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, ठीक है सर। पुरानी क्लास, इसके पिछले वाली क्लास कहां मिलेगी? इसके पिछले वाली क्लास बेटा आपको रिपीटर्स बैच में मिलेगी। अगर आप सारी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हो, क्विज एंड ऑल, तो आप इसके पीछे ये वाला बैच आप कैरियर डिफेंस एकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हो। रिपीटर्स बैच के अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चलो भाई वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपको मैंने समझा ही दिया कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस लगाओ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इन दोनों में क्या मिस्टेक है? एक बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट जो स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, वो देखो कैसे पकड़ेगा। पहला क्वेश्चन, दे आस्क्ड मी, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि रिपोर्टेड स्पीच भी किसमें होता है? पास्ट में। तो विल का पास्ट क्या हो गया? वुड हो गया। लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि वुड के पीछे यहां पर सेकंड फॉर्म, लेकिन नहीं, वुड अपने आप में क्या है? मॉडल है। और दुनिया का कोई भी मॉडल अपने पीछे डायरेक्ट क्या लेगा? बेस फॉर्म लेगा। तो यहां पर वेंट नहीं होगा, गो होगा। बेहतरीन एग्जांपल है ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि यार विल के साथ तो सही था, लेकिन वुड पास्ट में किया तो इसको भी पास्ट में करो। यार ये पास्ट में नहीं होगा, वुड के पीछे भी गो का ही इस्तेमाल होगा। आप कहोगे भैया लेकिन आप तो पास्ट कर रहे हो, तो पास्ट मेरे भाई विल का पास्ट वुड किया है ना, गो का वेंट थोड़ी कर दोगे। फिर तो तुमने मॉडल के पीछे सेकंड फॉर्म लगा दोगे, ऐसे तो गलत हो जाएगा। मॉडल सेकंड फॉर्म लेता नहीं है, मॉडल तो अपने पीछे बेस फॉर्म लेता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप में एक बवाल क्वेश्चन है। क्या? द स्टूडेंट्स टोल्ड। अब ये हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। फिर से रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गई? पास्ट में हो गई। अगर मेरे भाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे चल के स्पीच पास्ट में हो जाएगा। तो यहां तो वुड इसने सही दे दिया, लेकिन इस बार इसने चालाकी क्या कर दी? वुड के पीछे हैव लगा दिया। अब मैं आपको एक बात और सिखाना चाहता हूं कि कभी भी मॉडल दिया हो तो उसके पीछे तो आप लगाओगे वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, लेकिन मेरे भाई एक चीज को दिमाग में रख लेना, अगर मॉडल के पीछे कभी भी हैव लग गया तो इसका मतलब क्या है? ये पता जानते हो? मॉडल के पीछे हैव लगने का मतलब है ये मॉडल परफेक्ट हो जाता है। क्या करते हैं इसको? मॉडल परफेक्ट हो जाता है। और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो? जैसे ही मॉडल के पीछे हैव लगा वैसे ही आप इसको कौन सी फॉर्म बना दोगे? थर्ड फॉर्म बना दोगे। ठीक है, ये देखो, जैसे ही मैंने यहां पर वुड हैव किया तो यहां इनवाइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इनवाइटेड कर दोगे। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा? आओ एक बार मैं फिर से सिखाता हूं आपको। हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि मॉडल, कोई भी मॉडल अगर दिया हो तो उस मॉडल के पीछे आप लोग कौन सी फॉर्म लगाते हो? उस मॉडल के पीछे आप लगाते हो वर्ब की बेस फॉर्म। अगर पैसिव में है तो बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दोगे। लेकिन अगर उसने हमारे साथ खेल खेला, मॉडल के पीछे हैव लगाया, तो हम भी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि मॉडल हैव लगते ही क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है। और मॉडल परफेक्ट का मतलब है कि आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि भैया क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मॉडल के पीछे कभी हैज लगा सकते हैं? नेवर एवर। अगर लगाया भी हो, एनडीए 2023 के सेकंड टर्म में ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसको छोड़ देना, वहां से तुरंत हटा देना। मतलब मॉडल के पीछे हैज और मॉडल के पीछे हेड कभी आप यूज ही नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात बताइए, जिसको जनरली जो बच्चे होते हैं वो गलती कर देते हैं इसको। मॉडल के पीछे कभी भी परफेक्ट बनाने के लिए हेड और परफेक्ट बनाने के लिए हैज कभी नहीं लग सकता। मॉडल के पीछे सिर्फ और सिर्फ लगेगा हैव, और जैसे ही हैव लगेगा तो वर्ब की लग जाएगी थर्ड फॉर्म। ये बहुत काम की चीज आपको सिखा दी गई है भाई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आज के अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगला कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाता है? कॉन्सेप्ट नंबर 3। आज का कॉन्सेप्ट नंबर है भाई 3। क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 3? उसको समझेंगे। ये जितने भी बच्चे इस समय एसआरटी 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 चिल्ला रहे हैं, मैंने बहुत पहले ये बात सिखाई थी और समझाई थी और बताया था कि दोस्त ढंग में कर लो, चीजों को ढंग में समझ लो। ठीक है, और एक बार पैटर्न सीख लो, और टाइम जितनी भी एसआरटी वहां दी है वो पूरी करनी पड़ेंगी आप लोगों को। लेकिन नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया, और अब वही चीज जो है भुगतनी पड़ रही है। आज सबसे ज्यादा बच्चे एसआरटी में भर हुए हैं। अब एसआरटी का मतलब तो सिर्फ हमें ऐसा लग रहा था ना कि यार ये तो एसआरटी तो एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अभी 10 बजे के आसपास मैंने शेड्यूल लगवाया है, एसआरटी का डिस्कशन वहां करेंगे। यहां कोई भी जब समझाता हूं तब तो तुम समझते नहीं हो। ठीक है, तब तो तुम्हें ऐसा लगता है हवाबाजी चल रही है। ठीक है, एसआरटी की क्लास 10 बजे है तो 10 बजे उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसमें कमेंट करना, यहां कोई कमेंट मत करो। ठीक है, बाकी बच्चों को पढ़ लेने दो। ठीक, जब स्टूडेंट टीचर से ज्यादा दिमाग लगाने लग जाता है तो हाल फिर यही होता है। मैंने तब भी कहा था, बार बार समझा रहा था कि भाई एसआरटी, और स्पेशली एसआरटी की क्लास ली भी थी मैंने तुम्हारी उस दिन भी समझाया था एसआरटी, लेकिन हवाबाजी में चल रहा था काम कि नहीं हो जाएगा, ऐसे ही चल रहा था काम। अभी 10 बजे सेशन लगवा रखा है एसआरटी की क्लास का। ठीक, अब देखो यहां पर सबसे पहले, कभी भी एग्जाम में अ नंबर ऑफ दिया हो, अ लार्ज नंबर ऑफ दिया हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ दिया हो, तो इस सब का मतलब होता है मैनी। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। जैसे किसी ने कहा हाँ भाई कितने लड़के ग्राउंड में खेल रहे थे, तो मैंने कहा अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। और मैनी के साथ कैसा नाउन आएगा? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? प्लूरल। लेकिन खेल बदलेगा द नंबर ऑफ में। द नंबर ऑफ का मतलब होता है
एक संख्या, यहां पर वो आपसे पर्टिकुलर संख्या पूछ रहा होता है, ठीक है। तो नाउन तो प्लूरल रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट हमारा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब हमारी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, ठीक है। इस बात को प्रैक्टिकली सीख लो थोड़ा सा। देखो किसी ने पूछा भाई कितने लड़के थे, तो मैंने कह दिया अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ का मतलब है बहुत सारे लड़के, तो ये तो हो जाएगा अ नंबर ऑफ का मतलब मैनी हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा उनकी कोई संख्या तो होगी, तो हाँ आपने कहा भैया उसकी संख्या थी 280, तो ये जो है ये द नंबर है। द नंबर का मतलब वो पर्टिकुलर संख्या। तो जब भी द नंबर देगा सिंगुलर वर्ब लगाना, जब भी अ नंबर ऑफ कह देगा तो अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी यानी कि बहुत सारे, ठीक है। आ जाओ अब इसका एग्जाम्पल पे देखो, एग्जाम्पल कैसे निकालोगे वो सीखो। दोनों में बताओ क्या आंसर आएगा। चलो गुड। द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहां पर गर्ल्स का द नंबर मतलब वो क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हैज होगा, हैव नहीं हो सकता। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स का मतलब क्या है, मैनी प्लेयर्स, बहुत सारे। तो अब ये जैसे ही मैनी होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो जी, ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब आते हैं हम आज के कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमें क्या सिखा रहा है, चलिए जी कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है, ये है कंफ्यूजिंग वर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमें क्या करती हैं, कंफ्यूज करती हैं, हमें बड़ा परेशान करती हैं, ठीक है। उनमें डिफरेंस निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उनको मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कैसे परेशान करती हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला एक पेयर होता है फॉल और फेल में क्या अंतर होता है। देखिए फॉल का मतलब होता है मेरे भाई गिरना, और फेल का मत फेल होगा ये FELL, फेल का मतलब होता है गिराना, ठीक है। इसका मतलब है कि फेल आप किसी चीज को गिरा रहे हैं, यानी कि इसके पीछे हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और फॉल का मतलब है गिरना, यानी कि सब्जेक्ट खुद गिरेगा, तो इसका मतलब इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो फॉल के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और फेल के पीछे ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसीलिए ये होती है मेरे भाई, जिसके पीछे ऑब्जेक्ट आता हो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता उसे कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, TRA, ट्रांजिटिव, ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये ट्रांजिटिव है और ये इनट्रांजिटिव है, ठीक। फेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड। फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल, और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। अब इसको समझो ध्यान से, ठीक है। इसी बात को मैंने यहां पर और अच्छे से लिखा है कि फॉल का मतलब है मेरे भाई गिरना, सेकंड फॉर्म होगी फेल, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी फॉलन, और ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। फेल होता है गिराना, सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, और थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड, और इसका मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ये अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। हैंग का मतलब होता है फांसी लगाना, सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड। हैंग का मतलब जब लटकाना होता है, जैसे मान लो कपड़े उतार के लटका दिए, तो सेकंड फॉर्म होती है हंग, और थर्ड फॉर्म होती है हंग। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। ये याद किया जाएगा, ये जो चीजें हैं ना ये याद की जाएंगी, याद करने से ही आएंगी। फ्लो का मतलब होता है पानी का बहना या लिक्विड का बहना, सेकंड फॉर्म होगा फ्लोड, और थर्ड फॉर्म होगा फ्लोड। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, यानी कि 9 2 11 हो जाना। हिंदी में मैंने प्योर हिंदी में इसीलिए लिख दिया ताकि दिक्कत ना हो। भाग जाना, सेकंड फॉर्म होगी फ्लैड, और थर्ड फॉर्म होगी मेरे भाई फ्लैड। ब्लो का मतलब होता है हवा का चलना, बहना, सेकंड फॉर्म ब्ल्यू, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका ब्लोन, ठीक है। तो ये सारा डिफरेंस आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। अगला फिर आता है कि भैया राइज और रेज, ये बहुत परेशान करता है। राइज का मतलब होता है उठना, ये भी कौन सी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव, यानी कि अपने पीछे कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेता। रेज क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है, ये अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ट्रांजिटिव का मतलब है ऑब्जेक्ट लेगा। तो राइज का सेकंड फॉर्म होता है रोज, और थर्ड फॉर्म होता है राइजन। अच्छा मैंने वहां लिख तो रखा है, सामने लिख रखा है, तो इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है।
और रेज का मतलब होता है उठाना, सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड और थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड। जैसे क्लास में आपने कोई क्वेश्चन उठा दिया तो रेज करोगे, ठीक है, कोई मुद्दा उठा दिया रेज करोगे, ठीक है। सन क्या होता है, राइज होता है। वाटर लेवल क्या होता है, राइज होता है, ठीक है। लाई, अब आ जाओ लाई वाले केस में। लाई का मतलब झूठ बोलना है तो सेकंड फॉर्म होगी लाइड और थर्ड फॉर्म होगी लाइड। लाई का मतलब अगर लेटना है तो सेकंड फॉर्म होगी ले और थर्ड फॉर्म होगी लेन। और ले का मतलब अगर बिछाना है या रखना है तो सेकंड फॉर्म इसकी होती है लेड और थर्ड फॉर्म होती है लेड, ठीक है। अब कंफ्यूजन पता कहां होगा, देखो लेटने की सेकंड फॉर्म होती है ले और रखने की या बिछाने की सेकंड फॉर्म होती है लेड, इन दोनों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है। अब कंप्लेन होती है वर्ब, इसका मतलब होता है शिकायत करना, और कंप्लेंट टी लगते ही ये हो जाता है नाउन यानी कि शिकायत। तो अगर तुमसे कोई पूछे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेन एंड कंप्लेंट, तो आप उस व्यक्ति को आसानी से बता सकते हो कि भाई कंप्लेंट जो होता है टी लगते ही क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, और कंप्लेन होती है मेरे भाई वर्ब, ठीक है। ये कंप्लेन और कंप्लेंट में डिफरेंस होता है। अब इसका एग्जाम्पल पेपर में कैसे आता है, बात ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आप ये 3 क्वेश्चन करके दिखाओ कि इनको कैसे सॉल्व करोगे। तीनों क्वेश्चन कर तीनों क्वेश्चन करके दिखाओ कैसे सॉल्व करोगे। कंप्लेन वर्ब होती है और कंप्लेंट नाउन होता है। एसआरटी क्या होता है, एसआरटी होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। चलो जी, अब देखो, ही वॉज लेइंग इन द सन, सन का मतलब है वो धूप में लेटा हुआ था, वो धूप में लेटा हुआ था सुबह। तो इसका मतलब यहां पर आपको फ्रेजल, यहां पर आपको वर्ब चाहिए लेटना, लेटना, ठीक है। और ले का मतलब क्या होता है, रखना, तो रखने में आईएनजी लगा दिया, गलत। तो ही वॉज लाइंग, वो लेटा हुआ था। राखी ने टेबल को गेस्ट्स के लिए लगाया। अब राखी गेस्ट के लिए टेबल लगा रही है, तो टेबल लगाना ये तो फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म क्या होगी, ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेड होती है। दे लॉज आ क्या होता है, आर्टिकल, और आर्टिकल के पीछे क्या होगा, नाउन, और कंप्लेंट नाउन ही तो होता है। इसका मतलब ये तीसरे वाला सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर यहां टी ना लगा होता तो मैं इसी में एरर निकाल देता, क्योंकि यहां पर आर्टिकल के बाद आपको नाउन चाहिए, है ना। तो कंप्लेंट टी वाला जरूर चाहिए। द हिमालयन रिवर्स फ्लो थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। हिमालयन नदियां जो हैं वो क्या करती हैं, बहती हैं। तो हिमालयन रिवर्स हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, और फ्लो का मतलब होता है बहना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। द रॉबर्स फ्लू, रॉबर्स होते हैं लुटेरे, और लुटेरे जो थे वो उड़ गए, लुटेरे उड़ गए, उड़े नहीं। देखो फ्लाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फ्लाई उड़ना, सेकंड फॉर्म फ्लू, तो उड़ेंगे नहीं, 9 2 11 हो जाएंगे। तो फ्ली का सेकंड फॉर्म होता है, देखो फ्ली होती है फर्स्ट फॉर्म, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, फ्लैड। तो वहां से 9 2 11 हो गए, ठीक है। जैसे ही शहर में उन्होंने डकैती डाली उसके बाद वहां से गायब हो गए। तो फ्ली का सेकंड फॉर्म फ्लैड हो जाएगा। तुम कहोगे भैया फ्ली कहां लिखा है आपने, तो मैं कहूंगा भाई मैंने सब लिख के जो बताया वो सब लिख के दे रखा, ये रहा। फ्ली का मतलब होता है 9 2 11 होना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो ये वाला सेकंड फॉर्म लगेगा। और हम क्या लगा रहे थे, फ्लू मतलब उड़ना, तो उड़ना नहीं होगा, 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला, पिंटू ने फांसी लगा दी अपने कोट को, ठीक है, जब वो घर पहुंचा। तो पिंटू अपने कोट को फांसी नहीं लगाएगा, पिंटू अपने कोट को क्या लगा करेगा, टांग देगा। तो हंग हो जाएगा, सेकंड फॉर्म टांगना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछेगा भाई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा, बहुत बारीकी से हिंदी में लिख के समझा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और आज का सबसे धमाकेदार कॉन्सेप्ट अब जो हम करने जा रहे हैं ना भाई, वो देखो, वो बड़ा कीमती है और इसका लेवल भी थोड़ा सा अच्छा है। देखो क्या है, मैंने एक सेंटेंस पूछा आपसे, और ये नेवी के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन ये है कि लेट मी टू गो, क्या ये कहना सही है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, लेट मी टू गो कहना सही है या गलत है।
फिर मैंने आपसे कहा लेट हिम प्लेइंग, क्या ये कहना सही है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लेट मी टू गो और लेट हिम प्लेइंग कहना सही है? तो आप कहोगे ना भैया बिल्कुल गलत है। लेट एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने पीछे नॉन फाइनाइट के रूप में बेस फॉर्म लेती है, तो आप इसे कहोगे लेट हिम प्ले। ऐसे यहां पर लेट के पीछे 2+v1 यानी कि इंफिनिटिव नहीं आता, तो यहां पर होगा लेट मी गो। तो आपने मुझे यहां पर बताया कि लेट एक ऐसी वर्ब है जो अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेती है, यानी कि इसे बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। तो ये नॉन फाइनाइट जो है, ठीक है, नॉन फाइनाइट जो है ये आता है बेयर इंफिनिटिव यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म। तो ऐसी ही मैं आपको कुछ 3-4 वर्ब दूंगा जो पेपर में आपसे पूछ लेता है, इसको दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है समझो। देखो कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जैसे कि मान लो लेट, बिड मतलब अलाउ, सी, नोटिस, वॉच, हियर, स्मेल, फील, हेल्प, मेक। और मेक मतलब पॉजिटिव वर्ब यानी कि किसी से कोई काम करवाना, इस सेंस में, ठीक है, इस सेंस में ये अपने पीछे क्या लेती हैं? वर्ब की बेस फॉर्म लेती हैं। क्या लेती हैं? वर्ब की बेस फॉर्म। इनसे एक क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है, ठीक है। इन वर्ब के बाद जो दूसरा वर्ब आता है, जो दूसरा वर्ब है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। तो वो बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव लिखा हुआ है प्रॉपर हिंदी में, एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि इन वर्ब के बाद जो बाद में नॉन फाइनाइट आता है वो बेयर इन्फिनेटिव होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का मतलब है बेस फॉर्म टू के बिना। इससे आसान तरीका तो लिखने का, समझाने का भाई फिर गोबर गणेश है ना, वो भी बच्चा भी समझ जाएगा। प्रॉपर हिंदी में लिख दिया कि भैया टू के बिना, मतलब टू वहां पर नहीं लगेगा इन सभी वर्ब्स के बाद, ठीक है। चलो, माई फादर डिड नॉट लेट मी टू गो ऑब्लिक गो ऑब्लिक गोइंग टू द सिनेमा। मेरे पिताजी ने मुझे सिनेमा नहीं जाने दिया। तो माई फादर डिड नॉट लेट, अब लेट आ गया ना, तो ना तो मैं इसके पीछे इन्फिनेटिव लगाऊंगा, ना मैं इसके पीछे जिरंड लगाऊंगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गो। मेरे पिताजी ने मुझे सिनेमा नहीं जाने दिया। द टीचर मेड मी प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चंस, तो टू प्रैक्टिस वाला तो हट जाएगा, टू तो आएगा नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा द टीचर मेड मी प्रैक्टिस, टीचर ने मुझसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करवाई। आई सॉ हिम क्रॉस ऑब्लिक क्रॉस द रोड, तो मैंने उसे देखा टू क्रॉस द रोड, गलत, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा। तो यहां पर आएगा बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि ये 2+v1 वाला क्वेश्चन जो है वो गलत है, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब किसी बच्चे की नजर ना हल्की सी पता कहां पड़ी होगी, किसी बच्चे की हल्की सी नजर पड़ी होगी, या नोट्स में बाद में देखोगे कि हेल्प के साथ दोनों एक्सेप्टेबल हैं, 2+v1 भी और v1 भी। लेकिन मैं डाउट छोड़ूंगा नहीं, सुनो ध्यान से, ये कब पॉसिबल है उसको समझ लो, ठीक है। जब हेल्प एक्टिव वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में, तब तो इसके पीछे लगेगा बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन अगर यही हेल्प पैसिव वॉइस में होगा तो वहां पर आप क्या कर दोगे? 2+v1 कर दोगे पैसिव में। और हम ये सारी कहानी आपको क्या सिखा रहे हैं? एक्टिव वॉइस में। तो इसीलिए याद रखना कि पेपर में एक्टिव वॉइस का ही क्वेश्चन आता है, तो इनके पीछे लगेगा वर्ब की बेस फॉर्म, नॉन फाइनाइट वर्ब की बेस फॉर्म लेंगे, ठीक है भाई। चलो, तो आज के कॉन्सेप्ट्स हो गए खत्म। अब चलते हैं हम लोग वोकैबुलरी सेशन के ऊपर। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। क्लियर है ना बड़े भैया? हाँ ठीक है। चलो, अब आता है भाई,
अच्छा, एक बच्चे ने एक डाउट पूछा है तो मैं उसका भी क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने कहा आई सॉ हिम, अब दो ऑप्शन है, पहला क्रॉस द रोड, क्रॉसिंग द रोड, टू क्रॉस द रोड। तो भाई उस बच्चे का डाउट साथ के साथ ही क्लियर कर देता हूं मैं जरा। जो ये सी है ना, सी मतलब सेकंड फॉर्म सॉ होती है, ये अपने पीछे दो चीज एक्सेप्टेबल करता है। पहला, क्या क्या एक्सेप्टेबल है इसके पीछे? क्रॉस, मतलब वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव। दूसरा क्या एक्सेप्टेबल है? जिरेंड। तीसरा टू क्रॉस, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन किसकी बात हो रही है? एक्टिव वॉइस की बात हो रही है। ठीक है, एक्टिव वॉइस की बात हो रही है। एक्टिव वॉइस में जो सी है, इसके पीछे बेयर इन्फिनेटिव भी पॉसिबल है और जिरेंड भी पॉसिबल। आप ऐसे भी कह सकते हो आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। ये दोनों ही पॉसिबल है। पेपर में दोनों में से कोई सा आता है तो आप इसको गलत नहीं काट सकते। एक चक्कर है यहां पे, अगर उसने टू क्रॉसिंग कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, और टू प्लस वन कर दिया ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल है। अब उस बच्चे का भी डाउट खत्म हो गया होगा। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी में। आज का पहला क्वेश्चन है, आंसर दो फटाफट जल्दी से। लेट्स गो भैया टू नेक्स्ट लेवल। ओके स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको बताना है इसमें से जो वर्ड दिया है, वर्ड क्या है? इनवीगल। इनवीगल का आपको सिनोनियम बताना है, और ये आपसे ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है इनवीगल का। देखो, अगर हमें आता है तो सीधी सी बात है, इतनी देर में हम क्वेश्चन का आंसर लगा देते, क्योंकि इंग्लिश में सबसे अच्छी बात होती है आता है तो आंसर आ जाता है, और नहीं आता है तो तुक्का मारेंगे इतनी इसके बाद। तो अगर तुम्हें आता होता तो आप यहां पर लगा देते। इनवीगल का मतलब होता है मेरे भाई, किसी को क्या करना? किसी को चीट करना। ठीक है, इनवीगल का मतलब होता है किसी को चीट करना। ठीक है, अब चीट करने के ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना। ठीक है, दूसरा है फटकार लगाना, रेप्रीमांड, स्कोल्ड, और तीसरा है किसी को दबाना। और एक ऑप्शन है, हालांकि इसका ऑप्शन में डिसीव आना चाहिए, एक पेपर में क्या आना चाहिए? डिसीव आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आपको उसी के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। अब कॉक्स का मतलब क्या होता है? किसी को परसुएड करना होता है। ठीक है, एक तरीके से जैसे कैजुअल होता है ना, चापलूसी करते हुए, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉक्स। तो इसके हिसाब से अगर हम यहां देखेंगे, इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे यहां पे, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्ड्यूरेट क्या होता है भाई? ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट के लिए आपने सुना होगा कि हम ऑब्ड्यूरेट जिस व्यक्ति को कहते हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा होता है? बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। उस जिद्दी व्यक्ति को हम ऑब्ड्यूरेट कहते हैं, और जिद्दी के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज एडामेंट। लेकिन पेपर में कभी कभी आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलते, तो एक वर्ड आता है अनयील्डिंग। देखो, यील्ड का मतलब होता है हार मान लेना, और अनयील्डिंग का मतलब है हार ना मानने वाला। तो जो झुके ना, अनयील्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बनेगा हमारा, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। सी नहीं, जो लगाया मैंने अभी बी। फाइंड द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सुपरसीलियस। सुपरसीलियस, देखिए, कॉशियस होता है केयरफुल, क्यूरियस होता है एक्साइटेड, एरोगेंट होता है घमंडी, और हम्बल होता है पोलाइट। और सुपरसीलियस क्या होता है मेरे भाई? सुपरसीलियस होता है कॉन्सीटेड, मतलब घमंडी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। स्कोर बताना लास्ट में कितना आएगा आप लोगों का। नेक्स्ट बनाइए। पर्नीशियस पूछा आपसे, पर्नीशियस। चलो जी, पर्नीशियस का सिनोनियम क्या होता है? पर्नीशियस का मतलब होता है, अगर आपने एक वर्ड सुना हो, डेट्रीमेंटल। और दोनों के पीछे एग्जामिनर पेपर में पूछ चुका है, प्रपोजिशन क्या लगती है? टू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक सेकंड, हानिकारक है ना, तो हानिकारक हो जाएगा लीथल। लीथल होता है हानिकारक, ये तो एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, हार्मलेस होता है एंटोनियम, यानी कि जिसका कोई नुकसान ना हो, और पर्नीशियस होता है घातक यानी कि हानिकारक। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन है वीटुपरेट। वीटुपरेट, देखो,
विटुपरेट के हम दो मीनिंग ले सकते हैं, एक होता है इसका किसी को क्या करना, एब्यूज करना, और दूसरा क्या हो जाएगा विटुपरेट का, किसी को डांटना या फटकार लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप क्या लोगे, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसी का अपोजिट पूछ ले तो इसी का अपोजिट हो जाएगा किसी की क्या करना, प्रशंसा करना। ठीक है, अप्रिशिएट करना किसी को। नेक्स्ट सिक्स्थ, एसोटेरिक। इसमें मैंने कुछ वर्ड ना एनडीए के भी डाल दिए हैं, क्योंकि एनडीए के पीवाईक्यूज ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसीलिए क्योंकि एनडीए वाले बच्चे भी हैं, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाना ही है, और अब इंग्लिश का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, बेबी लेवल जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एसोटेरिक का मतलब होता है गुप्त, यानी कि रहस्य से भरा हुआ। तो मिस्टीरियस यही होता है जिसे हम कहते हैं रहस्य से भरा हुआ, मिस्टीरियस इज सीक्रेट, गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट अगला वर्ड है आपका एपोक्रिफल। एपोक्रिफल, ये वर्ड कई बार आ चुका है एपोक्रिफल, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब बच्चे पेपर देने जाते हैं ना तो उनको हमेशा याद रहते हैं इजी वाले वर्ड जो वो आके बताते हैं, तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो तो अच्छे वर्ड भी बताते हैं कि भैया ये वाला वर्ड आया था। तो ये वर्ड आप लोगों का पूछा हुआ है एपोक्रिफल। अब ये है क्या समस्या, एपोक्रिफल हम किस चीज को कह रहे हैं, ये आपसे पूछा है सिनोनियम, एपोक्रिफल क्या होता है। अनलेस वी पुल थ्रू कैन नॉट सक्सीड। पहले क्वेश्चन तो लिखो ढंग में। एपोक्रिफल का मतलब होता है मेरे भाई, या तो हम इसे बोलेंगे डिजास्टर। ठीक है, एपोक्रिफल का मतलब क्या होता है, चलिए, तो एपोक्रिफल का मतलब हो जाएगा आपका या तो डिजास्ट्रस, या आप इसे कह दोगे नॉट जेन्युइन। नॉट जेन्युइन एक मीनिंग ये भी आ जाएगा। अब अगर ये मीनिंग आ रहा है तो फिर ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, और जो चीज असली ना हो तो फिर उसके हिसाब से फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है मनगढ़ंत, यानी कि नकली, इसको हम कहेंगे, और इसके हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम बेहतरीन वर्ड्स। नेक्स्ट अगला वर्ड इनडिफैटिगेबल। अब इस वर्ड को कैसे लर्न करना है, एक वर्ड सुनो, FATIGUE। फैटीग होता है थकान, ठीक है, और जो ना थके उसे कहते हैं इनडिफैटिगेबल। ठीक है, जो ना थके, और जो ना थके उसे कहेंगे टायरलेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 रिकॉल्सिट्रेंट। सारे वर्ड बहुत बढ़िया हैं, सारे बेहतरीन वर्ड हैं। रिकॉल्सिट्रेंट, देखो, ओबीडियंट और सबमिसिव ये दोनों सिनोनियम्स हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो इसका मतलब इसके दो आंसर तो हो ही नहीं सकते, ऐसे भी पेपर में निकाल लेना है वहां पर। तो रिकॉल्सिट्रेंट का वैसे मतलब होता है डिसओबीडियंट, और डिफाई होता है किसी की बात को चैलेंज करना। तो डिफाई से बना है डिफाइंट, तो यही इसका उत्तर होगा। डिफाइंट का मतलब होता है डिसओबीडियंट, यानी कि वो बंदा जो दूसरों की बात नहीं मानता है, आज्ञा नहीं मानता है। और पैसिव, तो पैसिव व्यक्ति कैसा होता है, पैसिव व्यक्ति होता है लेजी, जिसे हम कहते हैं आलसी। प्रोफ्लिगेट को देखते ही हर बच्चा आंसर मार देगा, क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी है ना रिपीटर्स बैच में है तो उसको ये बात कहीं ना कहीं अब तो पता ही चल गई होगी। प्रोफ्लिगेट जैसा वर्ड उसको आता ही होगा। प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है, प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, जिसको हम कहते हैं फिजूल खर्ची। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसका एंटोनियम पूछ लेगा तो माइजरली हो जाएगा, क्योंकि माइजरली क्या होता है, कंजूस होता है। और इकोनॉमिकल क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है जो केयरफुल होता है पैसे को खर्च करने में। ठीक है, यानी कि किफायती, अगर आपने हिंदी में कभी सुना हो, सुना है आपने किफायती, तो किफायती इसी को कहते हैं। ठीक है, इम्प्लोर क्या होता है जी भैया, इम्प्लोर। चलिए, इसका एक वर्ड बताता हूं, एक वर्ड आपसे पूछा था सोलिसिट। सोलिसिट आपके आईसीजी के एग्जाम में, सोलिसिट।
अब सॉलिसिट का मतलब होता है किसी से निवेदन करना, हिंदी में इसको लिख देते हैं निवेदन करना। जब हम किसी से निवेदन करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसके लिए वर्ड आता है बेग। बेग का मतलब है किसी से प्लीड करना, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करना। तो आंसर इसका हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12 वर्ड है जियोपार्डी। जियोपार्डी क्या होता है भाई? देखो, जियोपार्डी का मतलब होता है डेंजर, यानी कि खतरा। अगर इसका ऑप्शन ढूंढ, अच्छा ये तो मिल गया, सीधा सीधा ही मिल गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा डेंजर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये वर्ड आपका कम से कम 20 बार पूछा जा चुका है, और इसकी सबसे खास बात है कि हर बच्चे को आता ही है, ठीक है। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से जो चीज समझ में आ जाए उसे कहते हैं ल्यूसिड। तो ऑप्शन के हिसाब से ये इसका एंटोनियम हो जाएगा, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? दैट इज क्लियर, स्पष्ट। नेक्स्ट, मीगर। जी, मीगर का मतलब क्या होगा? मीगर का मतलब होता है, देखिए एक वर्ड होता है प्लेंटी। प्लेंटी हम सबको पता है, प्लेंटी का मतलब होता है अबंडेंस, यानी कि प्रचुर मात्रा में, या इसी को हम कहते हैं प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड का मतलब भी प्रचुर मात्रा में ही होता है, या हम इसे कहते हैं प्रोफ्यूज या प्लेथरा। इन सब का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। लेकिन अगर प्रचुर मात्रा में ना हो, स्मॉल इन अमाउंट हो, तो इसे कहते हैं मीगर। और मीगर का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, स्मॉल इन अमाउंट या नंबर, ठीक है। तो इसका तो हम पर उल्टा लगा, अच्छा सिनोनियम, हाँ सिनोनियम से तो लगा रहे हैं हम इसका, ठीक है। चलिए, अब इस वर्ड को जैसे ही देखा तो 99% बच्चों के दिमाग में एकदम से आंसर आ जाएगा कि भैया ये वर्ड हमें पता है, ठीक है। लेकिन मेरा काम है सब कुछ आपके सामने लाना, ताकि जब पेपर में क्वेश्चन हो तो वो सारे फंसे एज इट इज। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत ज्यादा क्या होता है, मेहनती आदमी होता है। चलिए, 16 पे क्या वर्ड दिया है? एबेट। अब जैसे एबेट आएगा तो एबेट का मतलब आपके दिमाग में तुरंत एकदम से 5-6 वर्ड कूदेंगे कि भैया पैसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, है, मॉलिफाई, क्वेंच, मिटिगेट, ठीक है। चाहे वो एस्वेज हो, चाहे वो एलिवेट हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपके दिमाग में एकदम से कूद जाएंगे कि भैया इन सब का जो मतलब होता है वो एक ही मतलब होता है, और वो मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? कम करना। चाहे प्यास को कम करना, चाहे दर्द को कम करना, चाहे गुस्सा कम करना, सबका एक ही मतलब हो जाता है, ठीक है, कम करना। चलो, फीबल। जैसे ही हमने फीबल वर्ड देखा तो एकदम से तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, लेकिन मैं इसका एक और वर्ड दूंगा जो बहुत ज्यादा पेपर में यूज होता है। इसको हम कहते हैं इनफर्म। अब आप सोचोगे यार इनफर्म क्या होता है, तो समझो, फीबल और इनफर्म दोनों का मतलब होता है कमजोर, या हिंदी में इसको हम कहते हैं मेरे भाई दुर्बल। क्या कहते हैं? दुर्बल। नेक्स्ट, फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का क्या मतलब होगा बताओ? फ्रीवोलस का मीनिंग होता है जिसे हम कहते हैं नॉन सीरियस। नॉन सीरियस, मजाकिया भी कह सकते हैं, ठीक है, या सिली भी कह सकते हैं इसको। सीरियस तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिली, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है वेग। अच्छा, एक वर्ड बच्चे पढ़ते हैं वोग। वोग का मतलब होता है फैशन। जैसे आजकल ये चीज प्रचलन में चल रही है बहुत ज्यादा ना, एआई वाली, तो वोग होता है फैशन, और वेग होता है नॉट क्लियर, तो इसे कहेंगे अनक्लियर, क्योंकि ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, ठीक है, और वेग होता है नॉट क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। अब इसको मैंने आपको कई बार बताया कि आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो जूबी डूबी से, है ना, जूबी डूबी जूबी डूबी। तो जूबी डूबी गाना 3 इडियट्स में था, वो जुबिलियंट। जुबिलेंट का मतलब होता है हैप्पी, और हैप्पी ऑप्शन में कहा? ये रहा, जॉयफुल। जॉयफुल, खुश, हैप्पी। नेक्स्ट, बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो क्या करता है? चैरिटी करता है, यानी कि उदार। हिंदी वाले बच्चे इसको समझेंगे उदार से, जो चैरिटी करता है। और चैरिटी कौन करता है? काइंड होता है। जो चैरिटी करता है वो होता है मेरे भाई क्या? दयालु होता है। रेटिसेंट। व्हाट इज रेटिसेंट? रेटिसेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बोलने वाला या कम बोलने वाला। तो आपको कि भैया रेटिसेंट आदमी ना कम शब्दों का यूज करता है,
ठीक है, जो बहुत ही कम बोलता है। तो इसका मतलब ये तो फिर इसका एंटोनियम हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब है बहुत ही कम बोलने वाला, यानी कि कम शब्दों का प्रयोग करने वाला। कैलस, जैसे ही कैलस माइंड में आया तो एकदम से तुम्हारे माइंड में एक वर्ड और आया होगा। क्या आया होगा? कैलस का मतलब होता है ऐसा बंदा जिसको क्रूअल यानी कि निर्दयी, जिसे कहते हैं कठोर, और कठोर के हिसाब से हो जाएगा हार्टलेस। ठीक है, बोला भैया इसके अंदर ना दिल नहीं है, ये तो बहुत ही निर्दयी आदमी है। ठीक है, तो आंसर इसका बनेगा ए। नेक्स्ट, अगला है टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है? टीडियस होता है एक ऐसा काम जिसको हम कहते हैं मोनोटोनस या सीडेट जॉब। जैसे बैंक की नौकरी होती है ना, वो सीडेट होती है, बैठने वाली नौकरी होती है, तो बोरिंग हो जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। और आज की हमारी इस महफिल का अंतिम प्रश्न जो है, क्वेश्चन मैंने इस हिसाब से अरेंज किए हैं कि पहले 10 क्वेश्चन बवाल क्वेश्चन, उस लेवल के क्वेश्चन भी आने चाहिए, और फिर धीरे धीरे एवरेज कर दिए हैं। ये भी एक तरीका होता है बच्चे को सीखने सिखाने का, कि सारे टफ नहीं होने चाहिए और सारे इजी नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारे इजी होंगे तो कोई फायदा नहीं है, और सारे टफ होंगे तो कर नहीं सकते हैं। तो आप इसमें से ज्यादातर आपको आते होंगे, लेकिन जो नहीं आते उनको उनको हाईलाइट करना है, ऐसी वो क्या याद होती है। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। जब आपके एफर्ट्स जो हैं वो खराब हो जाएं तो इसे कहते हैं फ्यूटाइल यानी कि यूजलेस। ठीक है भाई, तो ये था आपका आज का सेशन, जो कि बहुत ही धमाकेदार सेशन रहा है। अब इसकी जो पीडीएफ्स हैं, अब इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो आपको एप्लीकेशन के अंदर जो है मिल जाएगी, कैरियर डिफेंस एकेडमी रिपीटर्स बैच के अंदर। वहां से आप इसके नोट्स, रिवीजन, बाकी सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों का बैच है। अब हमारी क्लास का टाइम है। जो हमारे वो वाले बच्चे हैं ना, फेज 2 वाले बच्चे, तो भाई मैं अभी 10 मिनट